हमने देखा जो कि सियालकोट में हुआ, खवातीन के साथ उनको बेरहना करके वीडियो बनाई गई और फिर उसके बाद के दीगर के मामलात देखते हैं। सुहेल, आपको आवाज़ आ रही है? बताइए कानून क्या कह रहा है इस मामले में? कानून में क्या इनके ऊपर बंदिश है और लोगों में अदम बर्दाश्त क्यों इतना बढ़ गया है? देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल ये जो मामलात है ना, जहाँ पे अनार्की क्रिएट होती है और लॉ को, कानून को अपने हाथ में लिया जाता है, ये वाले मामलात जो हैं, इनको हमेशा से ही, चाहे वो इस्लाम हो और उसके बाद ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या कोई फर्दर सेटअप्स जितने भी कायम हुए हैं ना, इन सब के अंदर इसको डिस्करेज किया गया है। इनफैक्ट इसको फसाद से जो है ना, वो तशबीह दी गई है। और कुरान सही। मजीद में तो यहाँ तक आया, अल फितना तु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज़्यादा शदीद है। अब आप यकीनन। देखें जो सियालकोट में हुआ कि एक पर्सन ने बैनर फाड़े और उसको जो है ना वो फेंका। पहली तो बात ये थी कि वो नॉन मुस्लिम था। इसके ऊपर तमाम उलमा ने इसको कंडेम किया है और हमारे तमाम जितनी भी फील्ड्स हैं और जितने भी एरिया से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब ने इसको कंडेम किया है कि यकीनन। आप किसी को खुद जो है ना वो सज़ा नहीं दे सकते। अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, सेक्शन 295C जो है ना, वो मौजूद है और उसके अंदर जो भी उसकी सज़ाएँ हैं वो उसके अकॉर्डिंगली एविडेंस एप्रिसिएशन ऑफ आफ्टर द एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस उनको जो है ना वो पनिशमेंट दी जाएगी। इनफैक्ट मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ना इसके हवाले से क्योंकि नौयत ऐसी है कानून की कि इसको बाकी तमाम कवानीन की तरह पाकिस्तान पीनल कोड से हटा के एक स्पेशल लॉ बना देना चाहिए इस हवाले से। और इनके यकीनन। लिए अगर इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो स्पेशल कोर्ट्स को डेवलप कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने कहा कि मेरी तजवीज़ ये थी कि एक एक्ट बना दिया जाए जिसको तौहीन रिसालत एक्ट का नाम दिया जाए। उसके सही। अंदर जो है ना वो चंद इस्लाहात ये कहता हूँ कि इस मैटर को जो इन्वेस्टिगेट है ना, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे एसपी कहते हैं ना, उससे नीचे जी। कोई रैंक का ऑफिसर ना करे। सही। यानी कि ये एसपी या इंस्पेक्टरों के बस की बात नहीं है इसको देखना। इसके पीछे कोई ना कोई मजबूत जो है ना वो और बड़ी अथॉरिटी का ऑफिसर होना चाहिए जो इसको खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेट करे। मेरी दूसरी तजवीज़ ये थी कि जो शख्स भी कानून के अंदर किसी के खिलाफ तौहीन रसालत का मामला लेके आता है, तो इसकी 2 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो उसने खुल्लम-खुल्ली अगर तौहीन की है, तो उसके साथ उस गवाह 2 गवाह होने ज़रूरी हैं। अगर उसके पास गवाह नहीं है और वो फिर वो तौहीन रिसालत का मामला लेके आ रहा है, तो ही मस्ट बी पनिश्ड एंड द पनिशमेंट मस्ट बी रिगरस। यानी कि रिगरस पनिशमेंट होनी चाहिए। मतलब आप 7 साल की, 15 साल की डिपेंड करता है कि आप कौन-सी उसको कर सकते हैं। क्योंकि ये इल्ज़ाम बहुत सख्त है। जब भी किसी पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो ये कोई छोटा-मोटी बात नहीं है और बिल्कुल बिलखुसूस सही। किसी मुसलमान के ऊपर। तो 2 अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना, वो अगर कोई चीज़ आई है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आई है, तो फिर उसके अंदर जो है ना, एक सबसे बुनियादी बात ये करनी चाहिए, इनिशियली जैसे ही दरख़्वास्त आए, एसपी साहब जो हैं, वो हमारी जो यहाँ पे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है या जो इस्लामिक कोई भी ऐसा इदारा बना दिया जाए, जहाँ पर उसको सेंड किया जाए और बताया जाए जी कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स अटर किए गए हैं या बताए गए हैं, आया कि गुस्ताखी के ज़ुमरे में आते भी हैं या नहीं? वजह। अगर वो नहीं आते, तो इस मामले को जो है ना वो इधर ही ख़त्म कर दिया जाए और इसके अंदर तमाम मसालिक के उलमा की कमेटी एक बना के उसको जो है ना वो रेफ़र किया जाए और अगर आते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का आ जाए, जिसके अंदर जो है ना वो एसपी खुद इंक्वायरी करे, खुद इन्वेस्टिगेट करे और एसपी से नीचे रैंक का कोई भी ऑफिसर इसको ना इन्वेस्टिगेट करेगा, ना इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। और अगर तो ये साबित हो जाता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है अदालत में जाएगा मामला, अदालत इसको देखेगी। अदालत के मामलात में फिर ये चीज़ है कि 3 लोग इसको जो है ना वो मैं समझता हूँ कि इसकी सरपरस्ती करें। सबसे पहले आपका वज़ीर आला साहब जो हैं, चीफ मिनिस्टर, वो खुद इसको देखें,
इसके ऊपर जो है ना वो उनके नोटिस में जाना चाहिए। जब भी कोई इस तरह की दरखास्त आएगी तो एक कॉपी जो है ना वो हमेशा चीफ मिनिस्टर को भेजी जाए। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट, जिस तरह हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको इसकी समरी सेंड की जाए जो भी इन्वेस्टिगेशन है, और इन्हें डे टू डे जो है ना वो अपडेट किया जाए इसके अंदर। दूसरी चीज ये है कि इसके मामले में जितने भी जो भी केस की डिस्पोजल है ना वो विद इन 60 डेज होनी चाहिए, 2 माह के अंदर अंदर। सही। यानी कि 2 माह के अंदर अंदर इस केस का फैसला हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको मेक श्योर करना चाहिए कि ये जो मैटर है ना इसके अंदर इसकी डिस्पोजल ऑफ केस को यकीनी बनाया जाए और विदाउट एनी इन्फ्लुएंस बनाया जाए। दूसरी चीज ये है सही। कि लेट सपोज अगर ये चीज आती है गुस्ताखी के जुमरे में, जो लगती बज़ाहिर गुस्ताखी हो लेकिन एक्चुअली कोई इंटेंशन नहीं आती, इसके अंदर भी उलमा की राय ली जाए, उलमा इस मामले को क्या कहते हैं, किस तरह देखते हैं। तो इस चीज को जो है ना वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल और इसके अंदर तमाम मसालिक के उलमा, और अगर उन उलमा में से लेट सपोज 4 उलमा हैं तो 4 में से 3 कहते हैं नहीं है, तो फिर इट विल बी कंसीडर के वो नहीं है। और अगर सही। ज्यादा उलमा अक्सरियत उलमा कहती है तो इट विल बी कंसीडर के ये गुस्ताखी के जुमरे में आता है। तो बहरहाल ये चीज जो है ना इसको इस तरीके से टेकअप किया जाए। और अगर आपको कहीं पे किसी एरिया में ये लगे कि इस जगह पे इस तरह के केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की, और हाँ सॉरी, बुनियादी तौर पे इस मैटर को मजिस्ट्रेट या सिविल जज के लेवल का नहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना वो खुद सुने, उसकी अपील लाई करेगी विद इन 30 डेज बिफोर हाई कोर्ट। यानी कि ये वो चंद तजावीज हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि चलना चाहिए। और अगर कहीं पे स्पेशल बहुत ज्यादा इस तरह के मुकदमात आ रहे हैं वहाँ पे स्पेशल कोर्ट थ्रू चीफ जस्टिस जो है ना वो नोटिफिकेशन के थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर को स्पेशली असाइन कर दिया जाए कि वो ही इन केसेस को देखे। तो मैं सही। समझता हूँ कि ये स्पेशल एक्ट और स्पेशल लॉ आना चाहिए के मामले में। सही। सुहेल, इसमें दो राय हैं, दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले ऐसे केसेस में झूठ को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बहुत सारा ग्रे एरिया होता है, जो कि तजर्बा ये कहता है कि इन तमाम मामला के पीछे होता है जाती अनात होती है, जाती दुश्मनी होती है, या उस बंदे से रिफ्त होती है, जो कि हम सियालकोट के वाक़े में देखते हैं श्रीलंकन मैनेजर के हवाले से। उसने जो भी किया और जिस तरह का रिएक्ट आया, जिस तरह से बाहर से लोग लाए गए और जिस तरह से फैक्ट्री के अंदर उसकी जाती पसंद और नापसंद का मामला था, इसी तरीके से दूसरे अगर वाकयात को देखें उनमें भी इसी किस्म की सूरत हाल होती है। मुल्की बदनामी, इस वक्त सियालकोट के वाक़े के ऊपर वजीर आजम से लेके नीचे उलमा तक का जितना एक तसलसल है माफ़ी और पशेमानी का, वो सिलसिला जारी है। आप तवक्को करते हैं कि एक एसएसपी जो इतना मसरूफ है, जिसके पास टाइम नहीं है, एक वजीर आला या चीफ जस्टिस जिसके पास तो वैसे ही मामला को देखने के लिए टाइम नहीं होता, वो इन मामला को देखेगा तो ये मामला और पेचीदे नहीं हो जाएंगे? देखिए, उनको सर्विलेंस करनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये जो मसरूफियत है और किसकी काम करते हैं इन्हीं इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करना ना। अगर मसरूफियत है तो, और अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो एक एसपी को स्पेशली इन्हीं केसेस को साइन कर दिया जाए। एक एसपी को टोटली तौर पे एक स्पेशली जो है ना वो, देखिए जब किसी चीज़ को, हमारे यहाँ पे स्पेशल अदालतें हैं रेंट की, हमारे यहाँ पे स्पेशल अदालतें हैं एंटी टेररिज्म कोड की, हमारे यहाँ पे स्पेशल अदालतें हैं नैब की, हमारे यहाँ पे हालांकि हैं तो ये सारी क्राइम्स ना, लेकिन इनकी अलग-अलग अदालतें बना दी। हमारे पास बैंकिंग कोर्ट है स्पेशल। तो सही। जब हमारे पास ये तमाम चीज़ें स्पेशल हैं और इनका प्रोसीजर जो है ना वो स्पेशल प्रोवाइड कर दिया गया है, तो व्हाई नॉट अबाउट दिस लॉ, जहाँ पर आपको अनारकी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और इनफैक्ट ये जो मामला है ये इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाया जाता है और एक रेपुटेशन हमारी जो जा रही है, तो इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेक श्योर करने के लिए इस चीज़ को जो है ना वो इन्फोर्स करवाना पड़ेगा। अगर वो लोग मसरूफ हैं तो फिर किसी ऐसे शख्स को साइन करें जो उनके रैंक का हो। वाई आर दे सिटिंग देयर? मैं एहतराम करता हूँ चीफ साहब का, चीफ साहब जितने भी मसरूफ हैं तो अपनी मसरूफियत के अंदर से इस चीज़ को स्पेशल टाइम दिया जाए, क्योंकि इसके ज़रिए से एक लॉ लेसनेस सोसाइटी के अंदर आ रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बढ़ रही है।
तो जब ये चीजें सामने आ रही हैं तो इस चीज के लिए दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स, तो अदरवाइज ये चीज तो फिर कंटिन्यू रहेगी, फिर कोई इसको इसका कानून हल कहीं पे भी नहीं आएगा। कानून पार्लिमान के जरिए आएगा, ऑर्डिनेंस के जरिए आना चाहिए। वजीर आजम साहब इतने डिपार्टमेंट, इस मामले में इतने कीन है, क्यों नहीं इसके ऊपर स्टेप लिया जाता फिर? देखें जी ये चीजें तो वही जानते हैं बेहतर कि वो क्यों नहीं इस चीज के ऊपर स्टेप ले रहे। ये कोई पहला वाकया नहीं है, हमारे पास इस तरह के बहुत से वाकयात हैं तसलसल से जिसकी वाकया, वजह बिल्कुल से सही। चंद चीजें तो ये जाती दुश्मनी की बिना के ऊपर है। कहीं पे हकीकत भी होती होगी तो वो हकीकत वाला वाकया छुप जाता है उसके अंदर। सही कह रहे ठीक है, जाति दुश्मनियों के लिए आप अगर देखें तो जाति दुश्मनियों के लिए अगर इस लॉ को इस्तेमाल किया जाएगा तो मैंने आपको एक सजा तजवीज़ की है कि 15 साल या उम्र कैद की सजा उसके लिए रख दी जाए, उसके लिए सख्त से सख्त पनिशमेंट रखी जाए। अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है या जाति रंजिश की बिना के ऊपर इस तरह, ये मतलब ये तौहीन रिसालत का जो मामला है ये कोई खेल थोड़ी है कि जिसको हर बंदा जो है ना वो खेलना शुरू कर दे और इसके ऊपर जो है ना अपने जाति दुश्मनियां निकालना शुरू करे। ये एग्री। पूरी उम्मत मुस्लिम का मसला है। और अगर इसको इस तरह से इसका मजाक उड़ाया जाएगा, मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारे यहाँ पे जो सिविल सोसाइटीज हैं, ये सेकुलर तबका है, उनको हम मौका देते हैं, हम उनको मौका देते हैं कि वो लोग जो है ना इस पे तनकीद करें। हमें तो चाहिए कि इस चीज के ऊपर ये इतना बड़ा इल्जाम है, जितना बड़ा इल्जाम होगा उसका प्रूफ और एविडेंस जो है ना वो भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो यकीनन। हमने मजाक और खिलवाड़ नहीं बनना उम्मत के सामने। ये पूरी उम्मत मुस्लिम का इशू है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का इशू है। ये सिर्फ एक किसी कंट्री का या टेरिटरी का नहीं है, ये सर यूनिवर्सल इशू है। तो सर इसके ऊपर ऑफ कोर्स जो है ना हम जहाँ पे अपने ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे को मानते हैं, तो हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि इसकी इन्फोर्समेंट हो और अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लैंड हो। सही। सऊदीया में कानून बदल रहे हैं। सऊदीया में रोशन ख्याली जो है बड़ी शिद्दत से आ रही है, और वहाँ पे अब इस चीज़ के तस्वुर को हम हकीकत में बनता देख रहे हैं कि वहाँ लोग ख़वातीन गाड़ियाँ चला रही हैं, म्यूज़िक के शोज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही है, कानून में लचक आ गई है। पाकिस्तान में एक और वाक़या होता है कराची में। एक खातून अपने हस्बैंड को टुकड़े टुकड़े करके कत्ल कर देती है। ये किसी फ्रस्ट्रेशन का तो नतीजा नजर आ रहा है कि हाँ, उसकी उससे किस कदर नफरत पहुंची कि उसने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी 3 बच्चियां भी हैं, वो भी गायब है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है, इस फ्रस्ट्रेशन को स्टडी आप लोग करते हैं, आप लोग यकीनन इस चीज को भी देखते होंगे। उस केस को आपने देखा है कि वो क्या केस है? एक्चुअल जो खवातीन इस किस्म का इकदाम करती हैं, जो इस लेवल पे चली जाती हैं कि एक इंसानी जिस्म को टुकड़ों में डिवाइड करके फिर सुकून से सो जाए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो ये लचक आ रही है, मैं इसको कोई पॉजिटिव लचक नहीं समझता। जाहिर सी बात है हम मीडिया के थ्रू ही चीज़ों को देखते हैं। अब मुझे नहीं पता हकीकत में क्या चीज़ है, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को जो है ना वो हाफ ट्रूथ करके दिखा सकते हैं। वल्लाहु बिल्कुल ऐसा। आलम, आई कैन नॉट स्पीक ऑफ बिल्कुल सही। सऊदीया। लेकिन जहाँ तक बात है पाकिस्तान और इन चीज़ों की, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, देखें ये कोई पहली दफ़ा का वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात अक्सर जो है ना हमारे यहाँ पे होते रहते हैं, और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एक दिन के अंदर करेक्ट कर देंगे। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। इसके ऊपर ऑल्दो अगेन वही बात आ जाती है कि हुकूमत जो है ना वो खर्चा करना नहीं चाहती, और हुकूमत चाहती है जी कि हम अपनी जितनी सेविंग कर सकें वो करें। हाँ, अलहदा बात है कि वजीर आजम की सिक्योरिटी पे करोड़ों रुपया लग जाए, वजीर आजम की सिक्योरिटी पे करोड़ों रुपया लग जाए, या फलां इतने बड़े ब्यूरोक्रेट की सिक्योरिटीज पे इतने लाखों करोड़ रुपया लग जाए, वो हमें मंजूर है। लेकिन एक अवाम की फलाही काम के लिए जो है ना हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके ऊपर बाकायदा ये हेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए जो स्पेसिफिकली इस चीज़ को देखें और इस इन फ्रस्ट्रेशंस को और इन चीज़ों की रिपोर्टिंग करें, और बताएं जी सही। कि किन किन वजूहात की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन आती है। सबसे बुनियादी चीज़ तो पॉवर्टी है, भूख है। और
किसी चीज का सहूलियात का ना मिलना है। अभी देखें ना आप, छोटी सी बात ही ये है कि अगर हमारा नेट अभी खराब हो जाएगा तो आप भी एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और मैं भी जो है ना यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा कि अभी हम एक शो कर रहे हैं और उसके अंदर जो है ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। उस पर कोई और ये शक क्या है, हालांकि हालांकि हम कंपनी को जितनी उन्होंने डिमांड की हुई है सारा कुछ पे करते हैं सही है। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना वो प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन जाहिर बिल्कुल सी सही। बात है, हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत माइनर होगा, या शायद आटे में नमक के बराबर होगा। लेकिन सही। आप इमेजिन करें उस शख्स को जिसको पिछले कई दिनों से खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, और वो जॉब नहीं मिल रही, या उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे, या फिर उसे चलने के लिए अच्छी सवारी नहीं मिल रही। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर होते हैं जो मिटिगेट करते हैं किसी भी चीज के किसी भी हद तक गुजरने को। तो इन सर चीजों को जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा। और सजाएं तो वहां पे मौजूद हैं, और सजाएं मिलेंगी भी जहां पर एविडेंस, और हमारी पुलिस जो है ना अगर प्रॉपर शहादतें इकट्ठी करेंगी। लेकिन बात यह है कि सिर्फ सजाएं देना ही तो मामले का हल नहीं है। फलाही रियासत जो है ना बेसिकली ये हमारा बुनियादी मरकज होना चाहिए, और फिर उसके नतीजे में अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज आ रही है या ऐसी हरकत हो रही है, तो फिर उस चीज के ऊपर जो है ना लॉ लॉ शुड टेक, और स्टेट शुड टेक एन एक्शन। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम इसको मजीद पस्तियों पे लेके जा रहे हैं। लॉलेसनेस बढ़ रही है हमारे यहाँ पे, भूख बढ़ रही है, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को। तो ये वो तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं जो आपको मतलब सर एक आम आदमी को इस हद तक गुजरने के लिए भी करते हैं मजबूर। फिर तो वो फिर रियासत पे जिम्मेदारी आ गई ना, फिर सारी बात रियासत पे आ गई। ये रियासत के काम है जो प्रोवाइड करे। मैं अपने यहाँ की बात करूं, अगर कोई इस किस्म का वाकया हो जाता है तो सबसे पहले उसके नफ्सियाती पहलू को देखा जाता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन के उस पैराहे को जांचने के लिए टीम बैठ जाती है, डॉक्टर्स बैठ जाते हैं कि इसने ये हरकत की है तो क्यों की है, इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन क्या थी, इसके पीछे क्या एग्जैक्टली। मामलात थे, ऐसे हालात और वाकयात क्या हुए कि इसके इस लेवल पे ये पहुंचा कि इसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। पाकिस्तान में आप और मैं तस्वुर नहीं कर सकते। वहां तो आज कानून से बचने का ये अंदाजा है कि मैं पाकिस्तान लाहौर में था और मैंने खुद सड़क पे रोड एक्सीडेंट होते देखा है। बाइक वाला रुकने को तैयार नहीं, गाड़ी वाला रुकने को तैयार नहीं, कोई 40-50 की स्पीड पे हिट होते हैं एक दूसरे से, और बाइक वाला गिरा और कार वाला गया। तो सूरत हाल ये है कि फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी वहां बहुत ज्यादा है। तो हुकूमती इदारे या हुकूमती लेवल पे ये बातें तो फिर उन्हीं की जिम्मेदारी बन जाती है ना। आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, आप भी यहाँ पे जब ड्राइविंग करते होंगे, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज दिस आवर ड्राइविंग। यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं लेट्स सपोज, तो आपको ट्रक वाला, बस वाला, बाइक वाला ऐसे कट मारेगा, या आप मेरी बाइक बीवी चला रहे हैं तो गाड़ी मेरी वाला ऐसे बीवी कट मारेगा। मेरी बीवी कहती है अब तुम पाकिस्तान की ड्राइविंग के लिए फिट नहीं हो। या या ऑफ कोर्स, आपको मतलब यहाँ पर ड्राइविंग करना जो है ना वो अपने आप को इन इटसेल्फ एक डिप्रेशन देने के मुतरादिफ है, और ऐसा होता है। दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली विद आवर सोसाइटी। हम अपनी ड्राइविंग को ही देख लेना, आपने जिस तरह अभी वाक्य बताया कि बाइक वाला वो रास्ता देने को तैयार नहीं, गाड़ी वाला भी रास्ता देने को तैयार नहीं, तो क्या होगा, कोलिजन होगा, एक्सीडेंट होगा। और वही हुआ। यानी कि हम लोग जो है ना मजमूई तौर पे इतने जल्दबाज हो चुके हैं, और इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें एहसास ही नहीं है। और आपके यहाँ पे तो पैदल चलने वाले के भी राइट ज्यादा है। मैं आज सुबह की ही बात आपको बताता हूँ, जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था, तो फुल मेन रोड है, मेन रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, और जाहिर सी बात है 60-70 की स्पीड से गाड़ी चलेगी, जो मेन सड़क होगी उस पे, इससे कम तो नहीं चलती। लेकिन एक साहब जो है वो पैदल आ रहे हैं मेन रोड के बिल्कुल बीचों बीच, और वो बड़े आराम से चल रहे हैं जैसे देर इज नो कार, और वो चलते सही। आ रहे हैं। ऑफ कोर्स मुझे उसे देख के ब्रेक लगानी पड़ी, अपनी स्पीड को आहिस्ता करना पड़ा। लेकिन ही इज नॉट विलिंग टू फॉरफिट हिज राइट कि भाई ये जगह वो तुम्हारे गुजरने के लिए नहीं है। साथ ही नहीं है। इशारा है उसके साथ साथ जो है ना वो क्रॉसिंग का बना हुआ है।
गाड़ी रुकती है, जब इशारा बंद होता है उनका, तो फिर तुम गुजरो। लेकिन ये चीज हम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने मेन रोड से गुजरना और फुल गाड़ियां स्पीड से आ रही है, मैंने तब भी गुजरना है, आई डोंट केयर। सही। यही वो मेन चीजें हैं जिसको हम कहते हैं दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक्चुअली हम लोग किसी का राइट उसे देने के लिए तैयार नहीं है, और फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बदले में जो है ना हमारा राइट जो है ना वो मिल जाए। तो तो इसका हल क्या है? जैसे मैं इसका एग्जांपल हल क्या है? दूंगा। सुहेल, हल देखिए क्या इसका है? हल हल। देखिए इसका हल ये है कि हमारे हमारे जो खास तौर पे स्कूल्स है ना, देखिए कोई भी इदारा है ना, उसके बुनियादी जो होते हैं ना वो स्कूल्स होते हैं, जहाँ से लोगों ने जो है ना वो बच्चों ने निकलना और हमारे फ्यूचर बनना है। हमारे स्कूलों के मामलात के हैं, वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है, अच्छी इंग्लिश बोलनी भी सिखाई जाती है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। कोई गलत मलत तरीके भी पढ़ाई जाती हैं, मुतालिया पाकिस्तान की सूरत में सारा कुछ मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब स्कूल वालों को भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने चाहिए और देखना चाहिए कि आया कि उनके बच्चे जो है ना, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन। आई डोंट criticize just based on the money making, वो their money making process। इन, लेकिन मैं कहता इनका हूँ कि हल। जहाँ पे आप इतने पैसे जनरेट कर रहे हैं इन बच्चों की तरबियत के लिए, इन बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि हर घर के मामलात और होते हैं, समटाइम्स कुछ बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, तो अल्लाह ना करे जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ता है, फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो उस चीज को नेगेटिव इम्पैक्ट में लेके जाते हैं। कहीं पे ऐसा होता है कि वालिदैन के दरमियान ना चाकी वो रोज देख रहा है, वो क्या चीज वो वायलेंस को लेके आ रहा है। ये हाँ स्कूल्स हाँ। को चाहिए कि ऐसे बच्चों को कैप्चर करे और इनकी रिहेबिलिटेशन करे। लेकिन बात ये है कि प्राइवेट इदारे जो है ना वो इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वाई टू वेस्ट एक्स्ट्रा मनी, उससे अपने बंगले बनाओ, उससे अपनी गाड़ियां बनाओ, उससे अपने बाकी काम करो। खैर आजकल तो कोविड की वजह से वो भी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन ये तमाम चीजें जो है ना ये बुनियाद वहां से शुरू होनी चाहिए, सही कह रहे हैं। ताकि और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है यार राना साहब, कि ऐसी जादू की छड़ी घुमाई और एक दिन में ही सारा कुछ हो जाएगा। इट कैन, ये शायद हमारी नस्लों की आगे नस्लें शायद आगे मैं देखें, अगर मैं आज शुरू होता है ये। मैं आपके साथ हूँ। मैं एक प्रोफेसर साहब हैं, फैमिली मेंबर हैं हमारे, और इसी टूर में गपशप होती रही। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जब हम ट्रैफिक और इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, राना, ए सारी कौम नू खत्म कर दो, एक नवी कौम पैदा करो, नए नए बच्चे, नए स्कूलिंग, और एक निज़ाम के तहत। एक मैं छोटा वाक़या बता दूँ, मेरे अपने रिश्ते का पोता है वो मेरा, और एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें जाता है, बहुत अच्छी गाड़ी में जाता है। वो अपने बाप को कहता है और मेरे सामने कहता है कि अब्बू, फलाना फलाना मेरा दोस्त है, वो जब स्कूल आता है तो उसके पीछे एक डाला होता है और 4 गार्ड बैठे होते हैं, मुझे आप कब देंगे? तो इसका मकसद ये है कि बच्चों को स्कूल में एक क्लास बनाया जा रहा है, एक क्लास के लिए उनको तरबियत दी जा रही है, उनका माइंडसेट बना दिया जा रहा है कि ये अपर क्लास है और हम इधर जा रहे हैं और हमारे साथ स्टेटस कॉन्शियस। हाँ, आप, हमारे पास ये गाड़ी है तो उसके पास वो जो गाड़ी है वो हमसे बढ़तर नहीं होनी है, कमतर ही होनी चाहिए। तो जहाँ प्रोफेसर साहब का कहना था कि अगर हम इनको सबको बिठा दें, खत्म कर दें, और एक एक बच्चे को स्कूल लेवल पे अगर ट्रैफिक कवानीन के लिए, रूल्स ऑफ रेगुलेशन के लिए, रूल्स ऑफ लाइफ के लिए ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम कभी ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल यही बात है, और मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि यही चीज है। और देखें, मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज भी यही है कि जब आपने बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपका जिससे पाला पड़ना है ना, किसी शख्स से पाला पड़े ना पड़े, आपका ट्रैफिक से सबसे पहले पाला पड़ना। आपका सड़क किस तरह पार करनी है, आपकी गाड़ी अगर आ रही है तो वहां पे क्या करना है सारे, इसका तो चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, अनलेस अंटिल समवन इज यूजिंग हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन प्राइवेट जेट, उसके अलावा जो जमीन के ऊपर चल रहा है उसका सबसे पहले इसे पाला पड़ता है। जब आप इनकी तरबियत इन चीजों पे करेंगे ना, बिल्कुल सही कह तो एक माशरे के अंदर से, आज तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, शायद इसको कोई इंपॉर्टेंस भी ना दे इतनी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा यूज टू हो चुके हुए हैं। इवन मी माई सेल्फ, अब इस माशरे के अंदर अगर ड्राइविंग करनी है तो किस तरह से करनी है, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन।
यानी रूल्स वहां पे मौजूद हैं, लेकिन अगर आप रूल्स के मुताबिक चलेंगे तो इसका मतलब है यू कैन डू। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुश्किल, एक गोल चक्कर है, मुश्किल। आप इस चीज को जानते होंगे क्योंकि आप यूके। गोल चक्कर में लेट सपोज मैं, मेरी राइट साइड वाली गाड़ियां और लेफ्ट साइड वाली हैं। मेरा राइट जो है वो किसके ऊपर है कि मैं उसे क्रॉस कर सकता हूँ, राइट साइड वाले को। और जो मेरे लेफ्ट साइड पे है उसका राइट है कि ही कैन क्रॉस मी फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि राइट साइड वाले को भी नहीं गुजरने दिया जाता और लेफ्ट साइड वाले को भी जो है ना वो तेजी से कट मार के निकल जाया जाता है। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग हियर। तो सही और है। लोग इसको नॉर्मल लेते हैं। सर जी, मैं इंतहाई अदब से कहूंगा, हमारे यहाँ जो उसूल है, राइट जो है ना वो सीधे वाले का है, हक गुजरने का, जी फिर हमारा गुजरने का हक है। लेफ्ट वाला वेट करेगा। आप यकीन करें, वहां पे जितनी ट्रैफिक वायलेशन आप और मैं देखते हैं फ्रस्ट्रेशन के हवाले से, रात को फुल बीम पे चलाना इंतहाई खतरनाक, इंतहाई खतरनाक और इंतहाई खतरनाक है। मोटरवेज हो या आम गलियां हो, सबसे पहले हमारे यहाँ वायलेशन जो है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ चाइना की, और एक और कंट्री है मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। उन्होंने हेड बीम, जो फुल हेड बीम पे जाते हैं, उनके चालान किए फाइनेंशियली, और उनको एक क्लास सेशन दी जिसके अंदर उन्हें बिठा के बाकायदा आंखें खोल के उनके फ्लैश मारी गई उनकी आंखों के अंदर कि ये तकलीफ होती है जब आप गाड़ी चलाते हो तेज रोशनी के ऊपर सामने वाले को। और मैं, आप यकीन कीजिए, कम से कम 5 से 7 बार लड़ा हूं। फुल उन्हें परवाह नहीं है कि मैं आगे देख सकता हूं या नहीं देख सकता। अच्छा सुहेल, इंटरनेट का मामला फिर हमारा थोड़ा सा खराब होने लगा है। कंक्लूजन, इसको वाइंड अप कर दे। अच्छा, कंक्लूजन में मैं बस यही कहूंगा कि लॉ चाहे लंगड़ा लूला भी है, चाहे वो हमें देर से जो है ना जस्टिस फराहम कर रहा है, बहरहाल ये उस चीज से बेहतर है जहां पर हम कानून को अपने हाथ में लेते हैं। वजह एग्री। इसलिए जब भी इस तरह की सिचुएशंस अराइज हो तो ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ लॉ। आई नो इसमें आपको थोड़ा सफर करना पड़ेगा, लेकिन ये उस सफरिंग से बेहतर है जिसके बाद आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े या भागना पड़े। तो यही मेरा एक पैगाम है आज के इसमें ना। जज़ाकल्लाह। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर बात करेंगे किसी नए मौजू पे। थोड़ी सी इंशाल्लाह तशगी रह गई है इंटरनेट की वजह से, नहीं तो इसको और लेके चलते हैं इंशाल्लाह। अगले हफ्ते आप हमें गाइड कीजिएगा आप कानून दुआ की। कीजिएगा कि इतना भी लोग सुन लें। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला अजर दे। कोशिश कीजिएगा लोगों को आप भी रहनुमाई दें कि भाई हमारे लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम निकालें, सब्सक्राइब करें, देखें, सुने। और ये सारे प्रोग्राम पुरखलूस है, इंतहाई नेक नियति से है कि लोगों को, हम उनके जहनों को थोड़ा सा खोल सके कानून की आगाही के लिए। इजाजत चाहेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।